हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस विजन एकेडमी पर। हम आज देखने वाले हैं प्रयोगशाला तकनीशियन और सहायक दोनों परीक्षाओं के लिए। तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है जो कि पूछा गया था 2023 में व्याख्याता भर्ती के लिए। ये सब्जेक्ट फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर है। ये जो प्रीवियस ईयर में जो पूछा रहता है वो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर में पूछा रहता है वो कभी कभी दोबारा आने की संभावना रहती है। इसलिए आप इसका तैयारी करके आप अपने आने वाले एग्ज़ाम को और बेहतर बना सकते हैं, ताकि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से बने। तो अगर आप इस चैनल में नए होंगे दोस्तों, तो आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो हम देखते हैं, चलिए क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिसमें देखेंगे हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि पारे का जो पृष्ठ तनाव ज्ञात किया जाता है तो क्या है। पहला है जैगर की विधि से, कुइंके की विधि से, केसनली की उन्नयन विधि से और प्लाइजुले की विधि से। तो इसका आंसर होगा बी, कुइंके की विधि से। ये आ जाएगा कि कुइंके की विधि से पारे का पृष्ठ तनाव ज्ञात किया जाता है। फिर हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि एक जड़त्वीय फ्रेम को परिभाषित किया जाता है तो किससे परिभाषित किया जाता है। बी, न्यूटन के द्वितीय नियम से परिभाषित किया जाता है। किससे किया जाता है, जड़त्वीय फ्रेम को न्यूटन के द्वितीय नियम से परिभाषित किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन को कि क्या होता है जब एक अवतल दर्पण को पानी में रखा जाता है। सही विकल्प चुने। तो इसका आंसर क्या है, सी, फोकस दूरी अपरिवर्तित रहती है। ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है कि अधिष्ठापन एल के दो प्रेरक विपरीत चुंबकीय प्रवाह के साथ श्रृंखला में जुड़े हुए हैं। परिणामी प्रेरक क्या है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। पहला है 0, बी है एल, सी है 2L और डी क्या है L/2। तो इसका आंसर क्या है, सी, ये जो है 2L आएगा इसका क्वेश्चन। ये जो आंसर जो हम ले रहे हैं वो मॉडल आंसर द्वारा जो लिया जा रहा है, जो व्यापम द्वारा जारी किया गया था। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवा देखते हैं इसमें क्या है। एक ट्रांसफार्मर के प्राथमिक और द्वितीयक कुंडलियों में फेरों की संख्याएं क्रमानुसार 50 और 1500 है। यदि प्राथमिक कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स φ=φ0 + 4t द्वारा व्यक्त किया जाता है, जबकि φ0 एक नियतांक है, φ वेबर में है और t सेकंड में है, द्वितीयक कुंडली से वोल्टेज होगा। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका आंसर होगा ए, 120 वोल्ट। ये आ जाएगा इसका आंसर। अब छठवा देखते हैं। आपको P1 = 6D, P2 = 3D, P3 = 12D क्षमता वाले 3 लेंस दिए गए हैं। सूक्ष्मदर्शी बनाने के लिए आप इनमें से किन 2 लेंसों का चयन करेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर होगा सी, P1 और P3 सॉरी। तो ये हो गया, इसका आंसर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग सातवां क्वेश्चन। यदि v आवृत्ति है, लैम्डा तरंग दैर्घ्य और v तरंग है तो एक फोटॉन की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, hcv। इसका आंसर हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा, hcv। तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। आठवां, एक वस्तु के वेग एवं चाल के विषय में निम्न कथन में से क्या सही हो सकता है। तो क्या सही होगा दोस्तों। तो क्या होगा, बी, इसका आंसर आएगा बी, परिवर्तनशील चाल के बिना परिवर्ती वेग। ये हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे 9वां क्वेश्चन को। तो इसमें क्या रहेगा, लैब फ्रेम जड़त्वीय से देखने पर एक कण और एक फ्रेम दोनों एक ही कोणीय वेग के साथ एक ही अक्ष के सापेक्ष घूमते हैं। कण घूर्णन की अक्ष पर स्थित नहीं है घूर्णी फ्रेम से देखने पर। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर होगा बी, अब केंद्रीय बल अशून्य है लेकिन कोरियोलिस बल शून्य है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन है 10वां। न्यूट्रॉन बीटा क्षय में अंतर्निहित मूल प्रक्रिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर है ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। डी,
फिर क्या है, एरो u प्लस ई माइनस प्लस वी ई माइनस हो जाएगा इसका आंसर। तो हम अब आगे चलेंगे क्वेश्चन 11वां की तरफ। दो पतले संपर्क में रखे लेंस युग्म फोकस दूरी 80 सेंटीमीटर है। यदि इनमें से एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो दूसरे लेंस की क्षमता क्या होगी? तो इसकी क्षमता क्या होगी? ए, इसका आंसर हो जाएगा ए -3.75D, ये हो जाएगा। फिर हम लोग देखेंगे 12वां क्वेश्चन। एक आयाम मॉडुलित तरंग का अधिकतम आयाम 10 वोल्ट एवं न्यूनतम आयाम 2 वोल्ट है। मॉडुलन सूचकांक म्यू ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2/3। इसका आंसर हो जाएगा 2/3। अब देखते हैं 13वां क्वेश्चन को। देखते हैं 13वां क्वेश्चन क्या है। जब कम ऊंचाई पर उड़ता हुआ वायुयान ऊपर से गुजरता है तो कभी कभी टीवी स्क्रीन पर चित्र कुछ हिलते हुए दिखाई पड़ते हैं। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है ये देखते हैं हम लोग। तो इसका आंसर आ जाएगा बी। इसमें क्या होगा कि एंटीना द्वारा प्राप्त सीधे आने वाले सिग्नल और विमान द्वारा परावर्तित कमज़ोर सिग्नल में व्यतिकरण के कारण ये हो गया। इसका आंसर है बी। इसका आंसर क्या है? बी आ जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं 14वां क्वेश्चन को। इसको देखते हैं 14वां में क्या है। ए = I+3 J+K है और क्या है B = I-J+K के लंबवत इकाई सदिश है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। देखो दोस्तों, फिर हम लोग एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराते जाएंगे तो बहुत समय हो जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ आंसर को बता रही हूँ क्योंकि आप इसमें फिर अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे और हम लोग का जल्दी भी सारे क्वेश्चन को हल कर पाएंगे, इसलिए मैं बस आंसर को बता रही हूँ। 15वां देखते हैं। तो इसमें क्या है, प्रति एकांक ऐंठन के लिए आवश्यक बल आघूर्ण है। तो इसमें क्या आ जाएगा? इसका आंसर है डी। क्या है? π² ν/r4 और 2l है, ये इसका आंसर है डी। तो आगे चलते हैं 16वां की ओर। एक संकीर्ण स्लिट से 5100 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का हरा प्रकाश एक द्वि स्लिट पर आपतित है। यदि 200 सेंटीमीटर दूर पर्दे पर 10 फ्रिंजों के बीच कुल दूरी 2 सेंटीमीटर है तो दोनों स्लिटों के बीच दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है ए। क्या होगा? 0.51 मिलीमीटर, ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 17वां की ओर देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? एल भुजा वाले एक घन के कोनों पर क्यू आवेश प्रत्येक के 8 आवेशों की कुल वैद्युत ऊर्जा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है डी। आगे चलते हैं 18वां देखते हैं हम लोग। किसी पराविद्युत माध्यम को विद्युत क्षेत्र में रखने पर उसके अंदर किसी बिंदु पर स्थानीय विद्युत क्षेत्र होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये है, इसका आंसर है बी। आगे चलते हैं। एक प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान IRMS तथा प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान I0 में संबंध है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। अब देखते हैं 20वां को। निश्चित द्रव्यमान के चांदी के एक टुकड़े को बनाना है। इसकी लंबाई L, इसकी लंबाई क्या है? L है तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। तो निम्नलिखित संयोजनों में किसका प्रतिरोध सबसे कम होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, L/2 और 2A। ठीक है, ये हो गया। अब देखेंगे हम लोग 21वां क्वेश्चन को। दिए गए तापमान पर किसी अर्धचालक के चालन बैंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या घनत्व 2 × 10⁻19 m-3 है। इस अर्धचालक में दाता अशुद्धियों की डोपिंग करने पर समान ताप पर चालन इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व 4 × 10⁻20 m-3 हो जाता है। अब बहुसंख्यक और अल्पांश आवेश वाहक सांद्रण का अनुपात होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ए 400। अब देखते हैं हम लोग 22वां को। ये क्या है? व्युत्क्रमण ताप है जहाँ प्रतीकों के मानक अर्थ होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा ये ए, TI = 2A/RB। अब
30वां देखते हैं। यदि ई एक्स अक्ष के साथ थीटा कोण बनाने वाले एक इकाई सदिश है, तब आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी कि डी अपॉन डी थीटा, थीटा बढ़ने की दिशा में एक इकाई वेक्टर है। 24वां की ओर देखते हैं। 24वां क्वेश्चन ये क्या है कि 24वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि सही विकल्प को चिन्हित करें। आभासी वस्तु के प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो इसका आंसर क्या है? सही वे हो गया, बी हो गया। यदि प्रतिबिंब आभासी है तो संबंधित वस्तु आभासी वस्तु कहलाती है। सी क्या हो जाएगा? अंतिम किरणें अभिसरण कर रही है तो हमारे पास एक वास्तविक छवि है। और डी क्या है? यह आपतित किरणें अभिसरण कर रही है तो हमारे पास एक वास्तविक वस्तु है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है सी कि यदि अंतिम किरणें अभिसरण कर रही है तो हमारे पास एक वास्तविक छवि है। ये हो गया। अब देखेंगे हम लोग 25वां को। इसमें क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का स्थानिक परिमाणीकरण किस में देखा गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, परमाणु में देखा गया है। आगे चलते हैं। 26वां, यदि एक चुंबकीय विभव सदिश को दर्शाता है और बी संबंधित चुंबकीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा सी। आगे चलते हैं। 27वां, 15 वोल्ट शिखर वोल्टेज की एक वाहक तरंग को एक संदेश सिग्नल संचारित करने के लिए उपयोग किया जाता है। 75% मॉडुलन सूचकांक प्राप्त करने के लिए मॉडुलक सिग्नल का शिखर वोल्टेज क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर आ जाएगा डी, 11 वोल्टेज। अब देखते हैं 28वां को। एक रेडियोधर्मी समस्थानिक का आधा जीवन टी है। कितने समय के बाद इसकी गतिविधि अपने मूल नमूने के 6.25% तक कम हो जाती है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी, 40 हो जाएगा। इसका आंसर क्या है? 40। अब देखते हैं 29वां क्वेश्चन को। इसमें क्या दिया है कि एक ठोस गोल के केंद्र में गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र निम्न द्वारा दिया जाता है, जहाँ प्रतीकों का सामान्य अर्थ होता है। तो इसमें कौन सा होता है? इसका आंसर आएगा सी, मतलब कि 0 होता है। इसका प्रतीक क्या होता है? 0 होता है। अब देखते हैं 30वां क्वेश्चन। एक दंड चुंबक लोहे को की पिनों को मुख्य रूप से सिरों के पास आकर्षित करता है। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि चुंबक में चुंबकन क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी कि इनमें से कोई भी नहीं हो जाएगा। मध्य क्षेत्र के ठीक बाहर काफ़ी तीव्र ये भी नहीं होगा, सिरों के ठीक अंदर ही सबसे अधिक ये भी नहीं होगा, सिरों के ठीक बाहर हो ये सबसे अधिक हो ये भी नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, इनमें से कोई भी नहीं है। फिर देखते हैं 31 को। क्या दिया है? 2 कुंडलियों के स्वप्रेरण 2 mH तथा 8 mH है। दोनों को इतना नज़दीक रखा गया कि एक कुंडली में प्रभावी अभिवाह दूसरी से पूरी तरह से संबंधित है, तो इनके बीच अन्योन्य प्रेरकत्व है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 4 mH आ जाएगा। इसका आंसर होगा 4 mH। 32 देखते हैं कि एक विद्युत चुंबकीय तरंग मुक्त स्थान से सापेक्ष पारगम्यता ER=9 वाले एक माध्यम में प्रसारित होता है। यदि माध्यम में तरंग की तरंग दैर्घ्य 20 सेंटीमीटर है तो मुक्त आकाश में इसकी तरंग दैर्घ्य क्या होगी? तो इसकी तरंग दैर्घ्य क्या होगी? 60 सेंटीमीटर होगी। इसका आंसर हो जाएगा डी। 33 देखते हैं कि एक कार्नो इंजन की दक्षता 1/6 है, जबकि सिंक का ताप 170 डिग्री सेंटीग्रेड है। दक्षता 1/3 प्राप्त करने के लिए सिंक के ताप में कमी करनी होगी। तो कितनी कमी करनी होगी? इसका आंसर हो जाएगा डी, 65 डिग्री सेंटीग्रेड ताप में कमी करनी होगी। देखते हैं 34वां। इसमें क्या होगा? एक जो है कॉपर जो है Cu, इसका क्या हो जाएगा? नाभिक की त्रिज्या कितनी है? 4.8 × 10 का घात 13 है।
सेंटीमीटर मापी जाती है। तो फिर मैग्नीशियम का देखते हैं, इसमें नाभिक की अनुमानित त्रिज्या का मान होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है सी, 3.6 गुणे 10⁻13 सेंटीमीटर। अब देखते हैं हम लोग 35वां को। एक समान परिच्छेद के एल लंबाई के कैंटिलीवर के मुक्त सिरों पर अवगमन है, स्थिर सिरे से L/4 दूरी पर अवगमन होगा। तो इसमें कौन सा आंसर आ जाएगा? आंसर हो जाएगा ए। अब हम लोग बी देखते हैं, 36 को देखते हैं कि क्या है। किरचॉफ का धारा नियम आधारित है। तो किरचॉफ का धारा नियम आधारित है किसमें है? आंसर आ जाएगा आपका ए। क्या है? आवेश संरक्षण पर है। किरचॉफ का धारा नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है। ये हो जाएगा इसका आंसर। 37 को देखते हैं, क्या दिया है। एक गैर चुंबकीय माध्यम में तरंग संचरण की दिशा क्या होगी जिसमें किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता H इज इक्वल टू 3 cos, फिर क्या है WT - KZ AX A/m द्वारा दी गई हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है ए। क्या है? प्लस AZ की दिशा। अब देखते हैं हम लोग 38। दो प्रोटीन सिर्फ एक दूसरे के प्रभाव में ही चलते हैं। एक प्रोटॉन पर बल का परिणाम Fr द्वारा निरूपित किया जाता है। इस द्विपींड निकाय का अध्ययन करने के लिए एक प्रोटॉन पर मूल माना जाता है। समीकरण क्या होगा? मानक प्रतीकों का उपयोग करके mr = Fr और फिर r देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 38 का इसका आंसर है सी। ये हो जाएगा, सही होगा यदि m = mp/2 हो जाएगा। ये आंसर इसका सी हो जाएगा। 39 है, विद्युत चुंबकीय तरंग में ध्रुवीकरण का क्या कारण है? तो ध्रुवीकरण का क्या कारण है? तो ये आंसर आ जाएगा डी, विद्युत चुंबकीय तरंग की अनुप्रस्थ प्रकृति, ये इसका कारण है। देखते हैं, चलते हैं आगे की ओर। एक समाक्षीय सीधी केबल में केंद्रीय सुचालक और बाहरी सुचालक में विपरीत दिशाओं में समान धाराएं प्रवाहित है। चुंबकीय क्षेत्र शून्य होगा। तो इस क्या होगा? आंसर आ जाएगा ए, केबल के बाहर होगा। चुंबकीय क्षेत्र शून्य होगा, किस में होगा? केबल से के बाहर होगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं 41। निर्वात में संचरित 4000 एंगस्ट्रॉम एवं 8000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य की दो प्रकाश तरंगों के वेगों का अनुपात क्या होगा? तो इसमें क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा डी, 1 होगा। इसमें वेगों का अनुपात कितना होगा? 1 होगा। 42 को देखते हैं। एक खोखली नली की लंबाई अनुदिश एक समान रूप से वितरित विद्युत प्रवाहित है। इस पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? तो इस पर चुंबकीय क्षेत्र होगा, आंसर आ जाएगा बी, नली के अंदर नियत है। क्या हो जाएगा? नली के अंदर नियत है। अब देखते हैं 43 को। जब एक प्रेरक AC स्रोत से जोड़ा जाता है तब उसकी चुंबकीय क्षेत्र की ऊर्जा 5 ms में अधिकतम मान से न्यूनतम मान में बदल जाती है। तो स्रोत की आवृत्ति क्या होगी? तो इसकी आवृत्ति हो जाएगी बी, 50 हर्ट्ज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आंसर आ जाएगा बी। 44 देखते हैं। सरल आवर्त गति करते हुए एक कण का आयाम के आधे विस्थापन पर गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का अनुपात होगा। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, 3:1 होगा। अब देखते हैं 45 को। एक समान रूप से आवेशित अनंत समतल चादर से दूरी r पर स्थित एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ई, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर डी। अब देखते हैं 46 को। एक समान पतली डिस्क के लिए डिस्क के केंद्र से होकर जाने वाली लंबवत रेखा के सापेक्ष क्या होगा? इसमें हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, अनंत फोल्ड गुणन समिति होगी। अब देखते हैं 47 को। केंद्रीय बल क्षेत्र F U = -KU3 में गतिमान एक कण पर विचार करें। मानक संकेतन है ना, क्या दिया है? U = 1/r का उपयोग करने पर राशि d² U और क्या है? उस बाई d θ² + U। तो इसमें क्या हो जाएगा?
इसका आंसर हो जाएगा 47 का बी हो जाएगा। यू की अनुक्रमानुपाती होगी। अब देखते हैं हम लोग 48 का। 6 अंश कोण का एक पतला प्रिज्म 3 अंश का विचलन देता है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है? तो इसमें क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 3/2। अब देखते हैं 49 को कि क्या दिया है? प्रक्षेप्य गति में वेग। तो इसमें क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा सी, केवल एक क्षण के लिए त्वरण के लंबवत होता है। अब आगे चलते हैं। 50वां। एक समानांतर प्लेट वायु संधारित्र को विभव तक आवेशित किया जाता है। तत्पश्चात प्लेटों के बीच एक परावैद्युत पट्टी डाली जाती है। एक प्लेट से बद्ध गाउसियन पृष्ठ के अंदर आवेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डी। ये क्या हो जाएगा? घट जाएगा। देखते हैं 51 को। इसमें हो जाएगा एक डोरी में अप्रगामी तरंग समीकरण y=5 cos क्या हो जाएगा? ब्रैकेट में πx/3 sin 40πt द्वारा व्यक्त की जाती है, जहाँ x तथा y सेंटीमीटर में और t सेकंड में है। तो उत्तरोत्तर निस्पंदों के बीच दूरी होगी। तो क्या हो जाएगी? इसका आंसर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। आंसर होगा सी इसका। देखते हैं 52 का। नाभिक की बंधन ऊर्जा के लिए अर्ध अनुभवजन्य द्रव्यमान सूत्र में पृष्ठ प्रभाव पद होता है। यह पद नाभिक की द्रव्यमान संख्या ए पर निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करता है? आंसर आ जाएगा सी, ए का घात हो जाएगा 2/3। अब देखते हैं हम लोग 53 का। एक पूर्ण चक्र में कार्नो इंजन के संपूर्ण निकाय की एंट्रॉपी में परिवर्तनों का बीजीय योग होता है। बीजीय योग होता है तो क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा 0, मतलब कि इसका आंसर होगा बी होगा। अब देखते हैं 54 का। यदि आर और थीटा क्रमशः आर की दिशा और थीटा की दिशा में एकांक सदिश है तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। 55। आपतित एक्स रे की तरंग दैर्घ्य 1.667 एंगस्ट्रॉम है। कॉम्पटन प्रकीर्णन में 180 अंश प्रकीर्ण एक्स किरणों की तरंग दैर्घ्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1.715 एंगस्ट्रॉम। अब देखते हैं हम लोग 56 को। एक कर्ड रेखा y=5x पर असमान चाल से गति करता है। यदि प्रतीकों के अर्थ सामान्य है तो मात्रा क्या होगी? dr/dt। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सदैव 0 होता है। नेक्स्ट चलते हैं 57। एक फोटो सेल मतलब प्रकाश सेल 1 मीटर दूरस्थ रखे एक छोटे चमकीले स्रोत से प्रकाशित होता है। जब समान प्रकाश का स्रोत 1/2 मीटर दूर स्थित हो तब फोटो कैथोड द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, मतलब 4 के गुणांक के द्वारा बढ़ती है। अब 58 देखते हैं। इसमें क्या हो जाएगा? एक दृढ़ पिंड एक निश्चित बिंदु के सापेक्ष घूमता है, जिसे मूल बिंदु लिया जाता है। मूल बिंदु के सापेक्ष किसी क्षण कोणीय संवेग एल है और कोणीय वेग ओमेगा है। सामान्य तौर पर एल एक्स से निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करता है? आंसर आ जाएगा डी, ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई और ओमेगा जेड पर निर्भर करता है। 59 देखते हैं। समान रूप से चुंबकित एक दंड चुंबक में क्या होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा ए, एच रेखाएं उत्तरी ध्रुव से आरंभ होती हैं और दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त हो जाती है। ये इसका आंसर है। अब आगे चलते हैं। 60। आई और 2I तीव्रता वाले 2 सुसंगत स्रोतों से प्रकाश तरंगें 60 अंश के चरण अंतर के साथ एक बिंदु पर एक दूसरे को पार करती है। उस बिंदु पर परिणामी तीव्रता क्या होगी? तो इसमें क्या होगा? आंसर आ जाएगा 4.414 I। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब 61 देखते हैं। इसमें देखते हैं हम लोग क्या दिए हैं। 61। निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण हाइड्रोजन परमाणु में उच्चतम ऊर्जा के फोटॉन उत्सर्जित करता है? तो क्या आ जाएगा? एन प्रमुख क्वांटम संख्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
इसका आंसर हम लोग देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा डी, n=2 से n=1। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 62 को। क्या दिया है कि ट्रांसफार्मर के क्रोड को लैमिनेट विपाटन किया जाता है। तो क्या हो जाए, ए प्राथमिक और माध्यमिक में वोल्टेज का अनुपात बढ़ाया जा सकता है। बी क्या है, भंवर धाराओं के कारण होने वाली ऊर्जा हानि कम किया जा। सी क्या है, ट्रांसफार्मर का वजन कम किया जा सकता है। डी क्या है, क्रोड को जंग लगने से रोका जा सकता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर है बी, भंवर धाराओं के कारण होने वाली ऊर्जा हानि को कम किया जा सकता है। ये इसका आंसर है। अब हम लोग देखते हैं 63 को। उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक परिपथ के लिए निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इनपुट और निर्गत वोल्टेज के बीच कलांतर 180 डिग्री का प्राप्त होता है। अगला चलते हैं 64। दो सुसंगत स्रोतों में तरंगधार्य लैम्डा ए और लैम्डा बी है। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा ए, लैम्डा ए = लैम्डा बी। हम देखते हैं 65 को। 11.5 के HZ आवृत्ति की एक सिग्नल तरंग को 3.45 MZ HZ आवृत्ति के वाहक तरंग के साथ मॉड्यूलित किया जाता है। MF तरंग की बैंड चौड़ाई क्या है। इसका आंसर हो जाएगा बी, 23 किलोहर्ट्ज़। अब देखते हैं 66 को। तो इसमें क्या हो जाएगा कि प्रणोदित दोलित्र की अनुनादी आवृत्ति होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 66 का आंसर हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा, ओमेगा r = n²/b²। ये हो जाएगा 67। एक बल्ब श्रृंखला में एक प्रेरक के साथ डीसी स्रोत से जुड़ा हुआ है। इसकी चमक क्या होगा जब इसे सीधे उसी स्रोत से जोड़ा जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, चमक में कोई भी बदलाव नहीं होगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। 68 को देखते हैं। एक समान आवेशित कुचालक ठोस गोल के पृष्ठ से केंद्र की ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, घटती जाती है। इसका आंसर क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो घटती जाती है। अब देखते हैं 69 को कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी ई के चारों ओर, ये जो केंद्र है ई के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार पथ में घूम रहे एक उपग्रह को ए रॉकेट पर दाग कर दिखाए गए वृत्ताकार पथ में स्थानांतरित किया जाना है। ऐसा करने के लिए आवश्यक ऊर्जा होगी। तो क्या आवश्यक ऊर्जा हो जाएगी, या तो आंसर हो जाएगा सी, K/12A0। ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट की ओर हम लोग चलते हैं, 70 की ओर चलते हैं। क्या है, एक कण व्युत्क्रम वर्ग आकर्षण बल -K/r² के तहत एक परवलयाकार कक्षा में चलता है। कण की कुल ऊर्जा को U और कोणीय संवेग को L से निरूपित किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, U = 0, L बराबर नहीं है 0 के। ये हो जाएगा। अब देखते हैं 71 को देखेंगे। तो इसका आंसर क्या है, गैसों के अणु गति सिद्धांत के आधार पर परम शून्य ताप वह ताप है जिस पर अणुओं के माध्य गतिज ऊर्जा होगी। इसका आंसर हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा, शून्य होती है। इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, 71 का सी हो जाएगा कि शून्य होती है। अब देखते हैं 72 को। देखिए 6C परमाणु के 2p3s विन्यास में 3p1 स्तर के लिए लैंड जी कारक का मूल्यांकन करें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, 3/2 आ जाएगा। अब 73 को देख लेते हैं। क्या है, दो प्रतिरोध R तथा 2R एक विद्युत परिपथ में समानांतर में जुड़े हुए हैं। R और 2R में उत्पन्न तापीय ऊर्जा के अनुपात होंगे। तो क्या हो जाएगा, 73 का हो जाएगा आंसर डी, 2:1 हो जाएगा। 73 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। 74 को देखते हैं। इन टाइप सिलिकॉन के एक नमूने में दाता की सांद्रता 100 के गुणक से बढ़ा दी जाती है। नमूने को गैर पतित मानते हैं तो 300 के पर फर्मी स्तर की स्थिति में बदलाव MeV पर होगा। तो क्या हो जाएगा, हम लोग देखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा, 115 आ जाएगा। वैसे 75 का देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक फर्मियन है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी,
क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो हम इस क्वेश्चन को हम लोग इस पार्ट में देखें। नेक्स्ट जो हम लोग क्वेश्चन जो है बच्चा है उसको हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। तब तक आप वीडियो को अच्छे से देख